गुड मॉर्निंग बच्चों। केयर लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम भारत माता के विशेषता, ठीक है, नेहरू जी हमें भारत माता की विशेषता क्या है और नेहरू जी भारत से धरती पर जीने वाले लोगों के मन में भारत माता के प्रति आदर का भाव तो उत्पन्न करने के लिए उन्होंने जिस तरह से कोशिश की है, ठीक है, तो यह सब विषय हम पिछले कक्षा में देख लिए हैं और भारत माता की सीमा कहाँ तक है यह भी विषय हम चर्चा किए हैं। तो बच्चों, आगे कल हम शुरू किए थे, आगे का भाग है भारत की विविधता और एकता, ठीक है। आइए देखेंगे, भारत की विविधता अद्भुत है। विविधता इसका अर्थ आप कल देख लिए ना, विविध होने की स्थिति या अनेकता। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। नेहरू जी कहते हैं कि भारत की विविधता क्या है, वह अद्भुत है। अद्भुत मतलब महान है, प्रकट है, मतलब हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। ताल्लुक मतलब संबंध, ये तो पिछले कक्षा में हुआ है बच्चों, आप समझ लिए हैं, फिर भी शब्द का अर्थ मैं इधर लिखता हूं। ताल्लुक मतलब संबंध। भारत माता की विविधता क्या है, हमारे आंखों के सामने दिख रहा है और सतह पर हम उसे देख सकते हैं। और नेहरू जी कहते हैं कि इसका ताल्लुक मतलब संबंध, इसका संबंध शारीरिक रूप से भी है, मतलब भारतवासियों के साथ शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। आदत मतलब शब्द बोलते ना, वही। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के फटान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है, ठीक है। तो विविधता बारे में आपको मैं पिछले कक्षा में कहा हूं, विविध होने की स्थिति, अलग अलग होने की कहते हैं ना, वही अनेकता। वो कैसा हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में नेहरू जी ने हमें समझाने के लिए कोशिश की है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के मतलब उस दिशा में फटान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। फटान मतलब वह मुसलमानों की उपजाति, मतलब मुसलमान जाति के और एक उपजाति, वही धर्म के लोग, ठीक है। तो उस तरह नेहरू जी क्या, तो धर्म के अनुसार भी क्या हो गया उधर विविधता, मतलब लोगों के मन में क्या हुआ, लोग अपने मन के अनुसार या धर्म के अनुसार क्या हो गए, वो बीच में अपने बीच में वो क्या किए, समानता, अपने बीच में समानता क्या हो गया, वो अलग अलग हो गया। मतलब ऐसे लोगों के बीच में क्या हुआ है, हमें कमी, समानता की कमी दिख रहा है। फटान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है, उनकी नस्लें भिन्न है। नस्लें मतलब वंश भी हो सकता है, ठीक है। उनकी नस्लें भिन्न है, भिन्न मतलब अलग अलग। हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। हालांकि मतलब यद्यपि, नेहरू जी कहते हैं कि तो ये लोगों के बीच में हमें बहुत कम समानता दिख रही है और उन्होंने कहते हैं कि इन लोगों की नस्लें मतलब वंश भी क्या होते हैं, वो अलग अलग है। साथ यद्यपि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। यद्यपि मतलब इतना हुए तो भी, समझ में रहे ना, भिन्न भिन्न नस्लें हैं और कम समानता दिख पड़ती है, फिर भी उन्होंने क्या कहते हैं, उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। इतना हुए तो भी और फिर भी उनके बीच में क्या है, कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे
चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नेहरू जी कहते हैं अपने भाषा के अनुसार। तो इसका अर्थ यह होता है कि तो भारत देश में भाषा के अनुसार और धर्म के अनुसार लोग अलग अलग हुए हैं, ठीक है, लेकिन देश के बारे में आए तो हम सब क्या है, एक है, यह दिखाई पड़ा। समझ में आ रहे ना, वही कहते हैं उन्होंने। देखो इधर, चेहरे और शारीरिक गठन में, खाने और पहनाव में, ठीक है, खाना हो और वेशभूषा हो, इससे हम क्या दिखते हैं, अलग अलग धर्म के और अलग अलग जाति के लोग दिख सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से भिन्न होते हैं ऐसे स्वभाव भाव में। कौन कौन से हो, खाना हो, वेशभूषा हो, ठीक है, और शरीर गठन में हो, इससे वे भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहां के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाती है। ये कहा, मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया की गमक तो मध्य एशिया की जो हमें उसकी उधर की जन जीने वाले वे लोग जीने का वह तरीका दिखाए तो हम देख लिए तो वो जीने की तरीका देख लिए तो हमें वह कहाँ का जान पड़ते हैं हम, कश्मीर के लोग जिस तरह जीते हैं या उनकी वेशभूषा कैसे है, तो हमें कश्मीर की लोगों के बारे में याद आता है। तो कहाँ का है वो, मध्य एशिया की गमक तो है ही, यहाँ के बहुत से रीति रिवाज मतलब नियम, वहाँ के बहुत रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी, कश्मीर जैसे उधर क्या कर रहे हैं लोग, अनेक नियमों का पालन करते हुए जी रहे हैं। हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाती है, ठीक है, मतलब कश्मीर हिमालय है, कश्मीर के पास ही, ठीक है, तो हिमालय पर्वत दिखाई पड़ता है। तो उधर के आसपास, हिमालय पर्वत के आसपास जीने वाले लोगों की याद हमें दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य, पठानों के मतलब यही मुसलमान धर्म का एक उपजाति, पठानों के लोक प्रचलित नृत्य मतलब उस धर्म का एक नृत्य, रूसी, क्या है नाम उसका, रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलती है। देखो, पठान लोक प्रचलित नृत्य, पठान धर्म के लोक प्रचलित नृत्य वह किससे मिलती है, रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। तो उसी के समान ही उनका एक, उन लोगों के धर्म का एक नृत्य है। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसे ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर। इस तरह यह पूरी तरह से, तमाम मतलब पूरा, समझ में आ रहा है ना, पूर्ण या संपूर्ण भिन्नताओं के बावजूद, ठीक है, पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर। मतलब पठान लोगों पर भारत की छाप मतलब भारत के प्रभाव जिस तरह है, उसी तरह तमिल लोगों पर भी क्या है, भारत माता की असर पड़ा है। इसमें कोई अचरज नहीं, अचरज मतलब आश्चर्य, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी, समझ में आ रहे हैं ना, तो इस तरह प्रभाव पड़ने का वह कारण क्या है, सीमा के ये प्रदेश मतलब सीमा मतलब बॉर्डर, समझ में आ रहे हैं ना। उदाहरण के लिए अब हम भाषा के अनुसार जो प्रांत बन गए हैं, अब कर्नाटक के हैं हम अब कर्नाटक सीमा मतलब बॉर्डर, तो उधर से महाराष्ट्र की सीमा शुरू होता, तो हम उस स्थल की भाषा भी हम सीख सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि उन प्रदेश के लोगों का प्रभाव हम पर पड़ गई है। इसी तरह नेहरू जी क्या कहते हैं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, मतलब उन्होंने क्या कहते हैं,
ये पुराने तर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी। इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी। इस्लाम धर्म वही बोलते हैं आप, मुसलमान धर्मों का धर्म। इस्लाम के आने से पहले, तब इन धर्म के लोग आने से पहले बौद्ध थी, और उसमें भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। समझ में आ रहा है ना? तो आदि काल में हो या पहले क्या होता हो, उन्होंने उनके अनुसार वे क्या कहना चाहते हैं, और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र में से था। देख लो, सीमांत क्षेत्र मतलब सीमा के अनुसार, वह सीमा कहां तक थी, वही सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। जब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेषों उसमें बिखरे हैं। मतलब अब हम किसी एक स्थल पर कुछ काम करने के लिए शुरू किए, तो उधर क्या होता है, अब कुछ स्थल में हम कोई काम करने लगे तो, या इस धरती को हम खोदने लगे तो उधर क्या होता है, कुछ आदिकाल के स्थल होना चाहिए, उधर कुछ हमें अवशेष ऐसे कुछ चीज मिलते रहते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? तो उन चीजों से हम समझ लेते हैं कि तो इससे पहले दिनों में इधर कुछ था। समझ में आ रहे हैं ना? उन अवशेषों या उन चीजों से हम समझ लेते हैं। तो ऐसा एक उधर मंदिर, समझ में आ रहे हैं ना, या कोई एक स्थल इधर था, इस तरह हम समझ लेते हैं। वही इन्होंने हमें समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि देखो, अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों मतलब बहुत ढेर सारे बोलते रहते ना आप, हाँ, ढेर बहुत, ठीक है। मठों मतलब मंदिर बोलते ना, वही स्मारकों भवन, स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। बिखरना मतलब फैलना, स्प्रेड होना बोलते ना, वही। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपने प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। देख लो उन्होंने किसके बारे में, तो मैं आपको उदाहरण कहा, जिस तरह अब हमें कोई अवशेष मिले तो, अब इस धरती के अंदर हम ढूंढते समय हो, या इस धरती को हम खोदते समय हो, खुदाई करते समय हमें कुछ अवशेष या कुछ चीजें मिले तो हम उससे जान लेते हैं। तो इससे पहले दिनों में या आदि काल में इधर ऐसा ही एक स्थल था, यह मतलब वह मंदिर हो, इस तरह हम क्या कहते हैं, समझ लेते हैं। वही इधर क्या कहते हैं उन्होंने, अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, उसके अनेक अवशेष है, मतलब अनेक चीजें उधर क्या हो गए हैं, फैल गए हैं, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। 2000 वर्ष पहले वह एक क्या था, बहुत प्रसिद्धि था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते हैं। देख लो, तो उधर वह विश्वविद्यालय सिर्फ भारत के ही नहीं, देखो इधर सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से, सिर्फ देश से ही नहीं, ये पूरा हमारा एशिया से, समझ में आ रहे ना, एशिया खंड बोलते रहते हैं, तो पूरे एशिया से क्या होते थे, विद्यार्थी उधर पढ़ाई करने के लिए आते थे। मतलब वह विश्वविद्यालय देश के या एशिया के सभी विद्यार्थियों को अपनी ओर खींच लिया था। समझ में आ रहे ना, अपनी एक विशेषता या प्रसिद्धि से सभी विद्यार्थियों को अपनी ओर वह खींच लिया था। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आए। देखो, धर्म परिवर्तन से, जब यह धर्म के अनुसार या भाषा के अनुसार, उनके वेशभूषा के अनुसार जब विविधता आ गई, तो उस समय क्या हो गया, धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया। अंतर मतलब व्यत्यास बोलते हैं ना, हाँ,
धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। समझ में आ रहा है ना। जब इस तरह सभी लोग एकता से जी रहे थे, बीच में यह धर्म के परिवर्तन में क्या अंतर आ गया, उस समय लोग इस तरह अलग अलग होने का एक भाव उधर क्या हो गया, लोगों में पैदा हो गए। ठीक है, लोग धर्म में वह परिवर्तन आया और भाषा के अनुसार वो धर्म के अनुसार वो लोग अलग अलग हो गए, लेकिन वह पूरी तरह बदल नहीं सकी। लेकिन हम सभी एक है। ठीक है, हम पूरे भारत के लोग हैं, यह भावना लोगों से पूरी तरह नहीं गया, तो वह क्या था, लोगों में हमेशा रहा। तो इस तरह नेहरू जी हमें वह भारत माता की विविधता और एकता के बारे में बहुत अच्छी तरह से इधर हमें क्या दिए है, जानकारी देने के लिए कोशिश की है बच्चों। तो उससे हम समझ लेते हैं कि जिस तरह भारत पहले एकता से, भारत के लोग पहले एकता से जी रहे थे, तो बाद में लोगों के जीवन में धर्म के अनुसार हो या भाषा के अनुसार हो या वेशभूषा के अनुसार हो, वे जिस तरह लोग बीच में विविधता का पालन किए, यह सब विषय अभी इसके बारे में हमें नेहरू जी समझाने के लिए कोशिश किए हैं। तो आगे का विषय क्या है हम अगली कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।